देवर चचा बनने वाला था। उसको खबर सुनाई तो खुशी से झूम उठा और मुझे गले लगा लिया। मैंने बोला अच्छा छोड़ो तो सही। मैं चिल्लाने लगी लेकिन ना माना। बोला भाभी ऐसे काम नहीं चलेगा। पूछा फिर कैसे चलेगा? कहने लगा आज मुझे खुश कर दो। मेरे तोते उस वक्त उड़ गए जब देवर ने मेरी शादी के चंद दिन बाद मेरी देवरानी मेरे घर पर आई। मुझे तो बस एक बात कहीं खुशी मिली थी, पहली बार देखना नहीं, मेरे घर पर आई। मैंने इन्हें खूब अच्छे से इस्तकबाल किया। मेरा देवर भी बहुत अच्छा था। अपनी शादी पर मैं अपनी देवरानी को इतने अच्छे से नहीं देख पाई थी। वो जिस्म से बहुत पतली थी। उसका बदन देखने पर किसी मर्द के जैसा नज़र आता था, क्योंकि एक औरत की खूबसूरती उसका जिस्म बढ़ाता है और मेरी देवरानी का जिस्म औरत के जिस्म के बरखिलाफ। मेरा देवर यानी इसका शौहर एक कड़ियल जवान था, देखने में एक हट्टा कट्टा, और दोनों की जोड़ी देखकर मैं हैरान रह गई। लेकिन मैंने इनसे ऐसी कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं अभी इस घर में नई नई शादी करके आई थी। हर किसी का अपना मिजाज होता है और मैं अभी तक अपने घर वालों के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हुई थी, और मैं कोई भी ऐसा काम नहीं चाहती थी जिसकी वजह से मेरा घर खराब हो। शादी के बाद मेरी देवरानी के साथ ये मेरी पहली मुलाकात थी। कोई भी औरत अपने देवर से बात करने में शर्माती है। मैं भी शर्मा गई, लेकिन मेरा देवर बहुत खुले मिजाज वाला था। वो मेरी हर छोटी से छोटी बात को की तारीफ कर रहा था। मैं उसको खुले और सादा मिजाज को समझ नहीं पाई। वो मुझे मालूम नहीं था कि इसके पीछे कोई और अजीब वजह भी हो सकती थी। उस दिन घर पर कोई नहीं था। मैं बाथरूम से निकलकर गुनगुनाते हुए बाहर हॉल में आ गई और अपने दुपट्टे को पकड़कर बालों को खुश्क करने लगी। तभी मेरा दुपट्टा नीचे गिर गया। उसी वक्त मेरा देवर मेरे सामने आ गया, क्योंकि मेरा जिस्म इंतहाई खूबसूरत था, जिससे औरत की खूबसूरती होती है। और दरवाज़ा जो कि खुला था, मैं अपने दुपट्टे को देखकर फौरी तौर पर अपना दुपट्टा उठाए और अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उस दिन मैंने बहुत खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। इस हालत में मैं अपने देवर के सामने कभी ना जाती, मगर आज अचानक इसने मुझे देख लिया। तब मेरा देवर मुझे पीछे भागते हुए आया और उसने मुझे दुपट्टा सेट करने का भी वक्त नहीं दिया। इसने कहा कि मुझे एक ज़रूरी फ़ाइल नहीं मिल रही, मुझे ऑफिस जाना है। इस फ़ाइल को तलाश करने में आप मेरी मदद करें। इसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपने कमरे से बाहर खींच कर ले गया। मैं अपने देवर के सामने ऐसे ही हुलिये में थी और मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, और मैंने कहा अच्छा छोड़ो तो सही, क्या कर रहे हो तुम, थोड़ा सब्र तो करो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मगर वो मेरी एक भी नहीं सुन रहा था। शायद वो जल्दी में था और मुझे अपने कमरे में ले गया। मैं जल्दी जल्दी वहाँ से उसकी फ़ाइल तलाश करने लगी। फ़ाइल को हर जगह तलाश किया, लेकिन फ़ाइल मुझे कहीं नहीं मिली। लेकिन देवर ने मुझे नहीं बताया कि कौन सी फ़ाइल चाहिए थी। लेकिन जब मैंने इनसे पूछने की कोशिश की कि वो फ़ाइल कौन सी है, तो देखा कि वो मेरे पाँव के नाखूनों से लेकर मेरे सर के बालों तक मुझे घूर रहा था। जैसे ही मेरा ध्यान उसकी नज़र पर गया तो मैंने कहा असद, मुझे आपकी फ़ाइल नहीं मिल रही। फ़ाइल आप ही ने रखी है, लिहाजा आप खुद ही तलाश करें और मुझे माफ़ करें। इतना कहकर मैं अपने कमरे में जाने लगी। नहाने की वजह से मेरा जूता अभी भी पानी से गीला हुआ था। मैं अपने कमरे में जाने लगी, तब स्लीपर गीले होने की वजह से मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिरने ही वाली थी कि मेरे देवर ने मुझे गिरने से बचा लिया और कहने लगा भाभी ध्यान से। मैं जल्दी से खुद को संभालने लगी और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद उसकी आवाज़ सुनाई दी, मैं दफ्तर के लिए निकल रहा हूँ, दरवाज़ा लगा लीजिएगा। इसके घर से निकलने के बाद मैं अपने कमरे से बाहर निकली और किसी को भी ये बात मैंने नहीं बताई कि सुबह मेरे और देवर के दरमियान में क्या हुआ था, और ये मैंने किसी को बताना भी नहीं था, क्योंकि ये कोई बात बताने वाली नहीं थी। इसी तरह देवर ने दूसरे दिन छुट्टी कर ली और उन्होंने कहा कि बेगम के जिस्म में बहुत दर्द है, आज मेरी देवरानी मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। शायद कोई ज़रूरी चेकअप करवाना था, मगर पता नहीं क्यों देवर साथ नहीं गया। मैं मज़ीद परेशान हो गई कि आज फिर सारा दिन मुझे देवर की बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि जब भी वो घर में होता है एक लम्हे के लिए भी मुंह बंद नहीं करता। दोपहर को मैंने देवर को खाना बना कर दिया, तो खाना खाने के बाद वो सबके सामने मेरी तारीफ़ें करने लगा।
मेरे देवर ने फिर मुझे कुछ पैसे भी दिए। देवर ने मेरी जो तारीफ़ की, इसे देखकर मेरी देवरानी बहुत गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। उनकी निगाहों का कुछ भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद मेरी देवरानी अपने शौहर को लेकर अपने घर चली गई और मुझे जो पैसे मिले थे, इसे लेकर मैं किचन में चली गई। कुछ दिन बाद मेरी देवरानी फिर से हमारे घर आई। अब वो हर 2 दिन बाद आने जाने लगी थी, जिसकी वजह से हमारा हनीमून का प्लान भी नहीं बन पा रहा था। इसीलिए मैंने अपने शौहर से कहा कि आप भाभी से बात करें कि हर 2 दिन बाद वो हमारे घर आ जाती है, आखिर बात क्या है? मेरी एक ही भाभी है, मैं इसे कुछ नहीं कह सकता, लिहाजा तुम थोड़ा सब्र के साथ काम लो। और मुझे अपना मुंह बंद करने के लिए कहा। इस वक्त मैं खामोशी के साथ वहाँ से चली गई। अगली सुबह वो भाभी को लेकर दवाई लेने के लिए दूसरे शहर निकल गया। सुबह को मेरा देवर भी इनके साथ ही ऑफिस के लिए निकल गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में कोई नहीं है। मैं सुबह से सबको नाश्ता दे रही थी, थक गई थी, लेकिन किसी ने मेरा हाथ नहीं बटाया। एक तो मैं कई दिनों से अकेले काम कर कर के थक चुकी थी। दूसरा, इन दिनों में मुझे काफ़ी चक्कर भी आ रहे थे। अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं किचन में गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में थी और मेरा देवर मेरे पास बैठा हुआ था। इन्हें देखकर मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई। मैंने इनसे कहा, आप यहाँ कैसे? फिर इसने कहा, तो मुझे गलत ना समझना, मैं सुबह से आपका चेहरा देख रहा था और मुझे लग रहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए मैं ये देखने के लिए घर आया था कि आपको शायद किसी मदद की ज़रूरत है। जब मैं घर में आया तो आप किचन में अपना काम करने में मसरूफ़ थी। अचानक से आप बेहोश हो गई। मैंने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने कहा कि आप टेंशन ज़्यादा ले रही हैं, जिसकी वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर ने आपको आराम का मशवरा दिया है। मैं समझता हूँ कि आपकी फ़िक्र का सबसे बड़ी वजह मैं और मेरी बीवी है। आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मैं शाम को अपनी बीवी को साथ लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। इसलिए मैंने अपने देवर से कहा कि मुझे आप लोगों से कोई परेशानी नहीं है। आप सब मेरे अपने हैं। अब आप मेरे लिए जो किया है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप वक़्त पर ना आते तो जाने कब तक मैं बेहोश पड़ी रहती। आज आपने डॉक्टर को बुलाया और मेरी मदद की। मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। जैसे ही मैं अपना बाकी काम करने के लिए उठने लगी तो मेरे देवर ने मुझे बिस्तर से उठने ना दिया और वहीं बिठा दिया और किचन से मेरे लिए सेब और केला काट कर ले आया। थोड़ा सा फ्रूट खाया और मुझे कुछ होश आया। देवर ने कहा, कल मैंने आपसे जो भी बात की उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं जज्बाती होकर ये सब कर गया था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी नीयत गलत नहीं थी और मैं अपने देवर का जज्बात को समझ लिया। आज इसने मेरी मदद करके अपनी गलती का बदला दे दिया और मैंने इसे फ़ौरन माफ़ भी कर दिया और इसके बाद उसने मुझे आराम करने के लिए वक़्त दिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब मैं उठी तो घर बिल्कुल साफ़-सुथरा था। देवर ने मेरा बचा हुआ सारा काम सँभाल लिया। दोपहर का खाना इसने बाहर से ऑर्डर किया और मेरे शौहर से भी ज़्यादा मेरा ख़्याल रखने लगा। वो हमेशा से कहता था इन्हें मेरी जैसी बीवी चाहिए थी। अब उसकी देखभाल और मोहब्बत भरे रवैयों को देखकर मैं बहुत कुछ समझ चुकी थी, मगर देवर पर उसकी बीवी का हक बनता था और मेरे ख़्याल में देवर का भी यही फ़र्ज़ था कि वो चाहिए कि कोई बीमार ही सही, कम से कम उसकी ठीक करवाता और उसका इलाज करवाता। लेकिन मैं उसके सामने अपने एहसासात का इज़हार नहीं कर सकती थी। अगले दिनों तक मेरे देवर ने मेरा बहुत ख़्याल रखा और ये कहकर अपने ऑफ़िस से छुट्टी ली कि इसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे घर के कामों में मेरी मदद करता और मुझे भी कोई उलझन नहीं होती थी, क्योंकि उसकी नीयत साफ़ थी।